I invite Acharya Ji Anil Vats Ji to please come on the stage and share your gracious and golden words with us. Respected Acharya Anil Vats Ji, welcome sir on the dais. ओम गणेभ्यो गणपति वशवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति वशवो नमो नमो गृसेभ्यो गृसपति वशवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो ओम गं गणपतये नमः। आप सबका स्वागत है। जैसे आकाश में नक्षत्र तारे चमचमाते हैं, सुशोभित होते हैं, ऐसे ही ज्ञान के आलोक से विभूषित आप सभी दिव्य आत्माओं का इस आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक प्रोग्राम में और विशेष रूप से ज्योतिष के प्रोग्राम में आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं प्रदीप जी को, दिव्या जी को। इतना सुंदर प्रोग्राम किया, पहला प्रोग्राम, और युवराज की तरह 6 गेंदों पे 6 छक्के, गेंद बाउंड्री के बाहर। मेरे से पूर्व सभी ज्ञान के आचार्यों को, जिन्होंने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, उनके तप को, उनके अध्ययन को, उनके मनन को मैं नमन करता हुआ, मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय जनों को, विशेष रूप से गायत्री जी को, बीवी रमन जी का ज्ञान, उनका अध्ययन, उनका अनुसंधान जिनके रगों में बहता है, उनकी यहां उपस्थिति बहुत गरिमामयी है और हम सब लोग बहुत भाग्यवान हैं जो उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके उद्बोधन को सुन रहे हैं। मंच पर आसीन डॉक्टर एच.एस. रावत जी, धर्मगुरु की तरह धर्म की ध्वजा को हाथ में लिए हुए टीवी चैनल पर किस प्रकार से अपने तर्कों से, अपनी युक्तियों से विरोधियों के समस्त शंकाओं का समाधान ही नहीं करते, उनको निर्मूल नष्ट भी करते हैं। उनका स्वागत बहुत बहुत। और मंचासीन डॉक्टर दिलीप कुमार जी, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। काफी वर्षों से ज्योतिष पढ़ना और बात है, पढ़ाना दूसरी बात है। जैसे डॉक्टर रावत जी पराशर ज्योतिष के अमूल्य सूत्रों को अपने स्टूडेंट को देते हैं, ऐसे ही डॉक्टर दिलीप कुमार जी भी अद्भुत योगदान कर रहे हैं। वेद का एक वचन आता है, तुमेव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। जीवन में जो जो कुछ अर्जित किया हो, जो जो कुछ प्राप्त किया हो, जो कुछ अनुभवों में गड़ा हो, उसे अपने योग शिष्यों में बांटना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे आचार्यों को पुनः नमन। जीडी वशिष्ठ जी लाल किताब के माध्यम से सरल और सुगम उपायों से लोगों के कष्टों को कैसे दूर करें, दिन रात चिंतन करते हैं। उनके भी तप को नमन करता हुआ हमारे बीच डॉक्टर नंद किशोर जी, मैं आज उनसे पहली बार मिला। यूं तो मैंने बहुत देखा, लेकिन उनके से जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई विद्वतापूर्ण, उनके भी तप को नमन करता हुआ। और मंच पर आसीन जितने मेरे अन्य मित्र हैं, मुझे लाल धागे वाले डॉक्टर जयप्रकाश जी नजर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी का जब प्रोग्राम सिटी चैनल पे हुआ करता था, तो मेरे साथ जयप्रकाश जी भी हुआ करते थे। इनके तप को नमन करता हुआ डॉक्टर अरुण बंसल जी, वास्तव में अरुण जैसा ही काम करते हैं। अरुण यानी उगता हुआ सूर्य। और ज्योतिषियों के हाथ में किस प्रकार से इन्होंने एक सिस्टम हमें दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पर, पहले लियो इनका प्रोग्राम, आज उसमें काफी आगे हैं,
ज्योतिष की गणना के दृष्टिकोण से और फलित के दृष्टिकोण से, फ्यूचर पॉइंट के माध्यम से आपका भी योगदान अतुलनीय है। और मंच पे बैठे जितने भी भद्रजन हैं उनको नमन करता हुआ मैं अपना उद्बोधन शुरू करता हूं। भारत की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, ये एक प्रश्न सेमिनार में रखा गया है, जिसके ऊपर रावत जी ने अपने उद्बोधन दिए हैं, अरुण बंसल जी ने भी। सब देशों की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में भी कुछ कहा है। अब इसी विषय को बार बार दोहराना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन कुछ और बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वस्तुतः जैसे गायत्री जी ने कहा था कि ज्योतिष जो है, ज्योति का ईश कहां है, इसी के गर्भ में, शब्द में ही जैसे अर्थ छिपे हुए हैं। ज्योति का ईश कहां है? ज्योति तो एक किरण है, एक अंश है। इसका महत अंश कहां है? इसका महत अंश प्रकाश, सूर्य, महासूर्य। और सूर्य हमारे शरीर में कहां है? जो सूर्य आकाश में है वो शरीर में भी है। और शरीर में किन संबंधों के कारक हैं वो आप सब जानते हैं। अब जैसे पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, पर महत्वपूर्ण बात तो यह है प्राण ऊर्जा के महत्वपूर्ण कारक हैं और संवाहक हैं। इस शरीर में अगर सूर्य के प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राणों के रहस्य अगर नहीं जाने तो बहुत सी बातें हम चूक जाएंगे। यदि सूर्य प्राणों के संवाहक हैं तो चंद्रमा, प्राण हमारे शरीर में हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते तत्शांतम प्रथम औषधम रतन धारणम होमम च सुरार्चनई। सूर्य यदि प्राण है तो चंद्रमा मन है, चंद्रमा मन सो जाता। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना हो तो सूर्य को देखो कहां है। जन्म पत्री में सूर्य कहां है? अगर सूर्य लगन और 7th हाउस के बीच में कहीं है तो इसका मतलब सूर्य अस्त से लेके सूर्य उदय तक का जो काल है इस व्यक्ति का बहुत विशिष्ट है। और अगर 7वें भाव से 12वें भाव के बीच में अगर सूर्य है तो ये और भी अति विशिष्ट है। सूर्य पूरे तेज के साथ है। अब जैसे 10वें भाव का जो सूर्य होगा वो दोपहरी का समय है, सूर्य पूरी ऊर्जा के साथ चमक रहा है। आपके शरीर में प्राण का संवाहन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और अगर 4th भाव का सूर्य है तो वो ये हमें बात कह रहा है कि अक्षांतर देशांतरों का भी ज्ञान करो, विदेश चले जाओ, वहां सूर्योदय उस समय वहां हुआ होगा। अगर 4th भाव का सूर्य है तो इसका अर्थ यह है कि विदेश का दोपहरी का समय है। वो थोड़ा बहुत समय के अनुसार जो अंतर है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप सूक्ष्म बात समझें। हर चीज का उपयोग करना है। ग्रह कहीं खराब नहीं होते। ग्रह कहीं उच्च के और नीच के जो हम बोलते हैं उसके गहरे अर्थ समझें। नीच का अर्थ और उच्च के अर्थ का क्या मतलब होगा? उच्च का अर्थ यह है मेरे समीप है, नीच का अर्थ यह है मुझसे बहुत दूर है। अब अगर जो दूर हैं उनसे हम संबंध कैसे करेंगे और जो मेरे पास हैं उनसे संबंध कैसे करेंगे? ये संबंध बनाने की जो कला है ये ग्रह तुम्हें देते हैं। जैसे सूर्य ने तुम्हें प्राण दिए तो चंद्रमा ने तुम्हें मन दिया। अब तुम्हारा मन जहां होगा, जैसा जैसा तुम्हारा मन करेगा आपका चित्त उसी ओर चलने लगता है।
अचानक यहां बैठे थे, अभी बहुत जोर से गड़गड़ाहट की आवाज हुई, हमारा ध्यान वहां चला गया। हमारा मन, जो हम देखते हैं, जो आंखों का विषय होता है, मन उस तरफ चला जाता है। जो हम कानों से सुनते हैं, हमारा मन उधर रुचि लेने लगता है। मन जो है ये बहुत गहरी प्रक्रिया है। मन के लिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि आपके पास एक तो कॉन्शियस ब्रेन है, एक सब कॉन्शियस ब्रेन है। कॉन्शियस ब्रेन बहुत समझदारी के साथ, एकाग्रता के साथ हमें श्रवण करना चाहिए। जैसे एक कक्षा के अंदर अगर 40 बच्चे हैं, प्रोफेसर ने लेक्चर दिया, 40 में से एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा और कुछ लोग अनुत्तीर्ण भी हो सकते हैं, जबकि टीचर ने लेक्चर बराबर दिया था सबको। लॉन्गिट्यूड सही था, लैटिट्यूड सही था, बोलने वाला भी सही था, सुनने वाला वहां नहीं था। जब हम अपनी श्रवण इंद्रिय का पूर्ण उपयोग नहीं करते तो बहुत सी चीजें आकर भी हमसे दूर हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई वक्ता बोले, श्रोता को वहीं होना चाहिए। और तभी तो रावत जी ने कहा था, वो जो पीछे वाली लाइन में बैठे हैं वो आगे आ जाओ, ठीक ठीक सुनो। हमें ठीक ठीक सुनने की कला विकसित करनी चाहिए। बहुत मुश्किल से तो कोई गुरु बोलता है, बहुत मुश्किल से तो कोई सूत्र जीवन में अनुभव में आता है, और बहुत मुश्किल से तो कभी कोई बोलता है, और अधिकांश हम उन सूत्रों से वंचित इसलिए रह जाते हैं कि while listening we are thinking। अभी भी मुझे सुनते हुए बहुत से लोग सोच रहे हैं। सुनते हुए सोचने का अर्थ यह है, मैं एक ही काम कर सकता हूं, या सुन सकता हूं, या सोच सकता हूं, या विचार कर सकता हूं। तो while listening do not think। सूर्य यदि प्राण है तो चंद्रमा क्या है? हमारा मन। और मन को एकाग्र करना होता है, कुशाग्र की तरह एक जगह रखना होता है, तो रहस्य खुलने लगते हैं ज्योतिष के पत्री के अंदर। अब सूर्य से हमें प्राण तत्व का पता चलेगा, आप कितनी प्राण ऊर्जा लेके आए। सूर्य की जो डिग्रियां होंगी, सूर्य उच्च के होंगे, सूर्य के ऊपर शुभ प्रभाव होगा, वो आपके प्राण तत्व को संवहन करने वाले होंगे। चंद्रमा जो है वो आपकी मानसिक स्थिति को बताएगा। जैसे जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अब जिनका भी चंद्रमा चर राशि में होगा, 1, 4, 7, 10 में होगा, वो इधर सुनते सुनते इधर उधर हो जाएंगे बहुत गति के साथ, क्योंकि स्वभाव राशि चर है, सुनते वक्त इधर उधर हो गए। और जिनका भूमि तत्व होगा, अब जो भूमि तत्व की राशियां हैं, स्वभावता उनमें धैर्य ज्यादा होता है, उनमें सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। वो जहां भी होंगे उस तरफ पूरी एकाग्रता रखने की कोशिश करेंगे। ऐसी वायु तत्व की राशियां हैं, वो शीघ्रता से, चपलता से, तेजी से पृथ्वी पर भी अर्थ के ग्रेविटेशन में भी रहेंगे, एंटी ग्रेविटेशन, सूर्य की ओर भी, आकाश की ओर भी उनकी गति होगी, क्योंकि वो वायु तत्व है। जल तत्व की जो राशियां हैं वो आर्द्र राशियां हैं, वो पृथ्वी से संबंधित कार्य, ऐसे काम जो जल और पृथ्वी से संबंधित होंगे, उस प्रकार के कार्यों में रुचि लेने वाली होंगी, आर्द्र होंगी, विनम्र होंगी। हमें मंगल से क्या पता चलता है? मंगल से हमें पता चलता है कि हम निर्णय कितना ले सकते हैं। मंगल बाहुबल देता है, मंगल हमें क्षमता देता है अपनी बात को कहने की। बहुत से लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन अभिव्यक्ति उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। मंगल तर्क युक्त संभाषण करने की कला देता है, लेकिन बोलने की कला तो बुध देता है। बुध के अंदर खूबी है, वो अर्थों के अंदर छिपे हुए रहस्यों को प्रकट कर देता है। बुध बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है। बृहस्पति वो जो ज्ञान अर्जित किया है उसको अभिव्यक्त करने की कला बुध है। जो ज्ञान अर्जित किया है गुरु से, जो संस्कारों से हमने लिया है, जो गुरु से हमने लिया है, उसकी अभिव्यक्ति बुध के पास है। शुक्र, उस अभिव्यक्ति से मैं अपने जीवन को कितना ऐश्वर्यपूर्ण करूंगा,
मैं रहूंगा कैसा, मेरा खाने पीने का ढंग कैसा होगा। संसार के भोगों के प्रति, वो हर प्रकार के भोग हो सकते हैं, वो सौंदर्य हो सकता है, वो रूप हो सकता है, वो संगीत हो सकता है, वो ललित कलाएं हो सकती हैं, वो पेंटिंग हो सकती हैं, वो मूर्तियां हो सकती हैं, वो चित्रकला हो सकती है, वो फोटोग्राफी हो सकती है, वो डायरेक्शन हो सकता है। सब शुक्र के पास है। शनि के पास क्या है? शनि के पास ये सारे विषय हैं। अब ये हुई कीमती बात। जैसे जैसे आप शनि के पास पहुंचेंगे, गुरु के पास पहुंचेंगे, ये इनर, ये भीतर की यात्रा की ओर ले जाएंगे। शनि की खूबी क्या है? मकर और कुंभ राशियां इसकी। कुंभ राशि जो है इसकी मूल त्रिकोण राशि है, और इसके अंदर क्या खूबी है? ये गहनता, जीवन के सुख दुखों को, कष्टों को। अब ऐसे कोरोना काल में अभी बताया, इतने कष्ट और तकलीफें हम लोगों ने भोगे, सार क्या निकला, निर्णय क्या निकला, रिजल्ट क्या है, जीवन का सार तत्व क्या है? शनि जो है, ध्यान रखिएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट या तो सिंह राशि होगी। सूर्य का तेज है इसके पास, सूर्य का पुत्र है, ज्ञान पूरा इसके पास, लेकिन इसकी जो अभिव्यक्ति होगी उसमें धैर्य ज्यादा होगा, संघर्ष देगा। जीवन में जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कष्ट नहीं उठाए, जिस व्यक्ति ने धोखे नहीं खाए, अब जितने भी वैज्ञानिक हैं, आविष्कार करने से पहले इतने बार असफल हो जाते हैं, असफलता ही उनकी सफलता का हेतु बनती है। जितनी असफलताएं आपको मिलती हैं, उतना ही आप मजबूत व्यक्ति बन जाते हैं। राहु और केतु जो हैं, ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये असंभव को संभव कर देंगे, संभव को असंभव कर देंगे, अप्रत्याशित। अभी अरुण जी ने कहा कि केतु जो है वो वायरस है और राहु जो है वो बैक्टीरिया है। ये सब कीट योनि के और प्रसार के संवहन के कारक होते हैं। जितनी भी बीमारियां और रोग होते हैं, उसके अंदर ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण सूत्र मैं बोल रहा हूं, जुपिटर हमेशा बढ़ाता है। जुपिटर क्या करता है? प्रसार करता है। कोई भी कष्ट, कोई भी सुख, कोई भी अच्छी चीज, गुरु हमेशा उसे बढ़ाता है। गुरु का काम है प्रसार करना। लेकिन अगर रोग का भी प्रसार कर रहा है तो एक सीमा तक करेगा, क्योंकि गुरु को जीव भी कहते हैं, वो रक्षा भी करता है। प्रसार करना उसका स्वभाव है, लेकिन वो रक्षा भी करता है जीव की। समस्या तब आती है जब इस गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आ जाए। राहु क्या करता है? राहु उस प्रसार में जितना गुरु ने बढ़ा दिया, मान लीजिए किसी का कैंसर बढ़ गया, एक सीमा तक कैंसर बढ़ाया गुरु ने, लेकिन वहां पर अगर राहु का प्रभाव आएगा तो वो क्या करेगा? वो उन नसों को, वो उस प्रसार को अनियमित करने लगता है। राहु, गुरु तो नियम में रखेगा, लेकिन राहु क्या करेगा? अनियमित कर देगा। ये जो अनियमित प्रसार होता है शरीर के अंदर, ये राहु और केतु इसके कारक होते हैं। गुरु के प्रवाह में जब राहु का प्रवाह आता है, राहु का प्रभाव आता है, तो बीमारियां हो, कष्ट हो, दंगे फसाद हो, जितने भी तकलीफों के दौर होंगे, ये राहु केतु जब भी गुरु के साथ आएंगे। अच्छा, शनि के साथ आए तो जो लोग या तो बहुत ज्यादा राजयोगी या संन्यास्त या आध्यात्मिक लोग हो जाएंगे। गुरु शनि का योग होगा तो अध्यात्म में बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर राहु केतु का शनि के साथ हो तो एक अध्यात्म की दृष्टि है, एक बिल्कुल दूसरी दृष्टि है। जो लोग परिपक्व नहीं हैं, जिन लोगों को बहकाया जा सकता है धर्म के नाम पर या और अपने निजी स्वार्थों के कारण, ये फिर दंगे फसाद करने लगते हैं। हमारे ज्योतिष के अंदर 9 के 9 ग्रहों के जो रहस्य हैं वो बहुत गहरे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक राशि का नाम लेता हूं, उसका नाम है मकर।
आप लोग अपनी जन्म पत्रियों में मकर राशि को देखें। अगर उस राशि में, सिर्फ एक राशि की बात कर रहा हूं, मकर राशि, अगर उसके अंदर मान लीजिए राहु है, मंगल है, शनि है, कोई भी 3-4 ग्रह आ गए हैं, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष आएगा, बहुत उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बेशक वो कितना ही आगे बढ़ जाए, बहुत ऊंचाइयों को छुए, लेकिन ध्यान रहे, जन्मपत्री देखते ही आर्थिक स्थिति अगर देखनी हो, बहुत ज्यादा राजयोगों की बात ना करता हुआ एक मकर राशि को देख लेना। क्या उस पर 3-4 ग्रहों का प्रभाव है, क्या उसमें 2-4 ग्रह हैं? ये व्यक्ति बहुत संघर्ष करता हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत करता हुआ अपने जीवन से स्ट्रगल कर रहा है। ये आपको एकदम पता चल जाएगा। मकर राशि की बात कर रहा हूं मैं। अभी बहुत से ऐसे राजनेता हैं, बहुत से ऐसे मंत्री संतरी हैं जिनकी पत्री में मकर राशि के ऊपर प्रभाव देखे गए हैं। लेकिन अगर मकर राशि में कम से कम ग्रह हैं, शुभ ग्रहों का भी प्रभाव यदि कम है, तो ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो होगा, लेकिन सफलता भी बहुत उच्च कोटि की प्राप्त होगी। ये एक बड़ा अद्भुत सा मकर राशि का ऐश्वर्य है जो हमको जानना चाहिए। कुछ चर्चाएं आर्थिक समृद्धि की भी मैं करता हूं आपके सामने। राजयोग, रावत जी ने दैन योगों की बात करी, खल योग की बात करी और कई राजयोगों की बड़ी अच्छी चर्चा करी। बहुत गूढ़ ज्ञान की उन्होंने बात करी। मैं कुछ आपको छोटे छोटे रहस्य देता हूं। मान लीजिए किसी की कर्क लगन है या सिंह लगन है। कर्क लगन या सिंह लगन है तो इसमें मंगल राजयोग कारक होता है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध लक्ष्मी और विष्णु का संबंध कहा गया है। ऐसे ही वृषभ लगन हो तो इसमें भी शनि का ऐश्वर्य देखने को मिलता है, शुक्र के ऐश्वर्य देखने को मिलते हैं। जब भी कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है, ये इस बात का परिचायक है कि आपको लखपति करोड़ोपति बनने के आशीर्वाद परमात्मा ने भेजे हैं। लेकिन वो कब मिलेंगे? पत्रियों में आता है ये तो बड़ी राजयोग कारक पत्री है, पर फायदा नहीं हो रहा। रावत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा गोचर को देख लेना चाहिए और दशाओं को देखना चाहिए। ये मास्टर की है, ज्योतिष को देखने की मास्टर की है। गोचर के इफेक्ट और महादशाओं के रहस्य। मान लीजिए आपका गुरु उच्च का है, पर अभी तो गुरु मकर में चल रहा है, लेकिन देख किसे रहा है? मकर में तो है, पर देख किसे रहा है? कर्क राशि को देख रहा है अगर मकर में है तो, देख आपको रहा है। ध्यान रहे ये बात, ये बहुत कीमती बात मैं कहने जा रहा हूं। इसको आप अपने जन्म पत्रियों में देखा करिए। ये बड़े रहस्य की बात है कि अगर आपकी जन्म पत्री में कोई शुभ राजयोग है, उसका हमें फल नहीं मिल रहा, तो उसमें दो बातें देखें। पहले तो गोचर का इफेक्ट देखें। गोचर का अर्थ क्या है कि जैसे आपके पास कोई मिलने आया, जैसे आप लोग बैठे और मैं यहां बोलने आया, लेकिन बोलते वक्त मैं क्या बोलूंगा और आप मेरी कितनी बात ले लेंगे? लेता वो व्यक्ति है जिसके ऊपर शुभ ग्रहों की दशा और अंतरदशा भी हो। गोचर का शुभ प्रभाव तो हो, लेकिन आपकी दशा अंतरदशाएं उस गोचर से संबंधित भी हों। अगर गोचर की दशा अंतरदशा आपके उन ग्रहों के, गोचरीय ग्रहों के प्रभाव के अनुकूल नहीं है, तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। आपको तो लगता है आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन फायदा तभी होगा जब उन्हीं ग्रहों की दशा अंतरदशाएं आप पर हों और वो आपके 6, 8वें, 12वें त्रिक भावों पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा।
गोचर का प्रभाव होना अच्छी बात है। अंतर्दशा, अच्छा, महादशा से अंतर्दशापति बहुत जल्दी काम करता है, क्विक काम करता है। और राजयोगों की एक खास खूबी है, ये 4 गुनी स्पीड से काम करते हैं। राजयोग होना अच्छी बात है, लेकिन इनका गोचर में भी प्रभाव शुभ हो और उनकी दशा अंतर्दशा भी आती हो, तब आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। कुछ ग्रहों का प्रभाव ऐसा है, जैसे बुध की एक खूबी है। बुध को अगर हमने कुमार कहा है तो इसका क्या अर्थ होगा? लाभांश की प्राप्ति के दृष्टिकोण से। जैसे बच्चे आते हैं, एकदम अपनी बात कह देते हैं, तेजी से अपनी बात को कह देते हैं, ऐसी बुध की खूबी है। अगर आपकी जन्म पत्री में केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है, आने से पहले ही शुभता देने लग जाएगा। ये इसका प्रभाव है बुध का, तत्काल लाभ देने लग जाएगा, देरी नहीं करेगा। इस प्रकार हमें ग्रहों के प्रभावों को, उनके रहस्यों को बारीकी से देखना चाहिए। कुछ और बातें मैं आपसे 2-3 कहता हूं। मेरे पीछे और महत्वपूर्ण वक्ता भी हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज प्रकृति भी बड़ी आनंद में है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत का भविष्य आगे क्या होने वाला है। निश्चित रूप से भारत का भविष्य बेहतर होने वाला है। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत विश्व गुरु और अर्थों में था। बाहर के लोगों ने बम बनाए, रॉकेट बनाए, मनुष्यता को नष्ट करने के लिए एक से एक विनाशक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया, परंतु भारत ने हम क्या हैं, हम विश्व को कैसे सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग से सबको अपने गले लगा सकते हैं, ये मार्ग प्रशस्त किया। भारत आंतरिक दृष्टिकोण से अध्यात्म का गुरु है। भारत ने सबको सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की बात कही। भारत सब कुछ स्वीकार करता है, क्योंकि सबके भीतर जो परमात्मा बैठा हुआ है वो एक वही ब्रह्म है। इसलिए भारत विश्व गुरु इस दृष्टिकोण से रहा कि उसकी आध्यात्मिक ऊंचाइयां बहुत थी। हमने जो जो अर्जित किया, दूसरे कौमों ने वो सोचा भी नहीं, ना आप जैसी कलाकृतियां बना पाए, तो उनमें एक द्वेष उत्पन्न हुआ। उन्होंने आपकी मूर्तियों को तोड़ दिया, उन्होंने आपके कला मंदिरों को तोड़ दिया, सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि वो रचना नहीं कर पाए। आप इतने सुंदर वेद और उपनिषद लिख गए, ये सुन के ही उनके होश उड़ गए। तो बख्तियार खिलजी जैसे व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, वो 6 महीने तक जलता रहा। तुमने जो जो कुछ सृजन किया दूसरे कर नहीं पाए, इसलिए जैसे छोटा बच्चा, जब आप उसके सामने कोई पेंटिंग बनाते हो और जब वो नहीं बना पाता तो कीच मकोड़े करके पेंसिल से उसे नष्ट कर देता है, ऐसे ही दूसरे लोगों ने आपकी कला को, आपकी भव्यता को, मंदिरों को, मूर्तियों को, लिटरेचर को, यहां तक कि गुरुकुल और गोकुल भी नष्ट किए। हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, हमें खाने पीने को विष दिया। आज जरूरत है हमें जागने की, हमें पुनः लौटना होगा अपनी जड़ों की ओर, हमें अपने आयुर्वेद की ओर लौटना होगा, योग की तरफ लौटना होगा और ज्योतिष के गहरे रहस्यों को जानना होगा अपने गुरुओं के पास बैठकर। बहुत बहुत आभारी हूं, आपने बहुत प्रेम के साथ मुझे सुना। मेरा सादर नमन स्वीकार करें।